अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 406 का टॉपिक 161 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछली हर चीज़ समझ आई होगी। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक 161 है आपके पास द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद कोलीग्स। अब जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर की, तो हम देखते हैं कि इसका काफ़ी सारा असर होता है प्रोफेशनल रोल्स के ऊपर, जिसकी वजह से जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो रहा होता है ना कोलीग के साथ, वो इन्हांस हो जाता है, वो इम्प्रूव हो जाता है। जब टीचर एक स्कूल के अंदर होती है, वो देखा जाता है कि टीचर वर्किंग के दौरान कितना खुद को आइसोलेशन के अंदर रखती है या कितना वो ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स के साथ रहती है। इसमें कहा ये क्या कि अगर मैं इसे और भी सिंपल करूँ तो मैं कहूँगी कि इस टॉपिक के अंदर हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं विद कोलीग। हम देखते हैं कि आया टीचर अपने कोलीग के साथ कैसा रिलेशनशिप रखती है, आया वो कोई चीज़ डिस्कस करती है या नहीं। क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि बेनिफिट्स बताएं रिलेशनशिप विद कोलीग के, तो देखिए एक तो हो गया कि उसने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा आपको कि आप डेवलप कर सको प्रोफेशनल और एक्सटेंड कर सको अपनी थिंकिंग को। इसमें अगर हम बात करते हैं कि हम खुद को ना द वर्ल्ड इज ओपन इन टर्म ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद कोलीग, हम कह सकते हैं कि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आपने देखो जब कोई चीज़ आप डिस्कस करते हो अपने कोलीग के साथ, तो कोलीग ये नहीं कहेगा ओके फाइन आपने कर दिया, वो आपको तरीके बताएगा, वो बताएगा कि कैसे आप इससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हो, या इस अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा। अब उस एक्सपीरियंस की वजह से आप आइडिया ले सकते हो और आप अच्छे से उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। टॉपिक 162 है आपके पास द नेचर एंड पर्पस ऑफ प्रोफेशनलिज्म, जिसके अंदर हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन टू द स्कूल। अब ये वो कंट्रीब्यूशन है जो कि आप शो करते हो। जब हम एज यूजुअल रिफ्लेक्टिव पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं ना, तो रिफ्लेक्टिंग को देखेंगे ना अगर प्रोफेशनल रोल के अंदर, तो हमें पता चलेगा कि हमने किस तरह लाइफ टू स्कूल कंट्रीब्यूट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंट्रीब्यूट करना स्कूल के अंदर, बिकॉज ये आपको इंडिकेट कराता है कि आप वाइब्रेंट हो, इंक्लूसिव स्कूल है आपके पास, जनरेटिंग गेन्स फॉर बोथ स्किल्स एंड कम्युनिटी। अगर हम रिफ्लेक्टिंग की बात करते हैं तो इसमें अगर हम देखते हैं कि टीचर जो है वो क्रॉस करिकुलर एक्टिविटीज़ को कितना मोटिवेट कर रही है। अब इससे होगा क्या कि बच्चा जो है वो इन्हांस करेगा अपने नॉलेज को, उससे ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलेंगे सीख में। अब यहाँ पे हमें हाई परफॉर्मेंस स्कूल के 9 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए थे जिन्हें आपको याद रखना होगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था कि क्लियर एंड शेयर फोकस। सेकंड है हाई स्टैंडर्ड एंड एक्सपेक्टेशन फॉर आवर स्टूडेंट। थर्ड वन है effective school leadership, like how leadership is improving and sustaining excellence within a school. Fourth one है आपके पास high level of collaboration and communication. कैरिकुलम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इंस्ट्रक्शन, असेसमेंट, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि वो कितनी ज़्यादा अलाइन है आपके स्टैंडर्ड्स के साथ। नेक्स्ट आपको बताते हैं कि जो अच्छे स्कूल होते हैं वो मॉनिटर करते हैं लर्निंग को और टीचर को, तो ये फ्रीक्वेंट हो रहा होता है। फर्दर बताया गया कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे फोकस होता है, लर्निंग एनवायरनमेंट सपोर्टिव होती है ऐसे स्कूल्स के अंदर, इसमें हाई लेवल ऑफ फैमिली और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है। ये जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे ना, इन्हें अगर हम इंटरकनेक्ट करें ना, मतलब इन्हें हम नंबर ऑफ इंटरकनेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स करें, तो हमें हमारे सामने आता है कि जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर है उसका व्यू पॉइंट क्या है। यानी कि हम देखते हैं कि टीचर ने किस तरह पढ़ाया क्लास में, उसने किस तरह अचीव कराए गोल्स बच्चों के। तो ये था जी टॉपिक 162। जल्दी से हम 163 को कर देते हैं स्टार्ट। 163 है व्हाट आर टीम्स। अब टीम्स क्या हैं, क्वेश्चन आता है व्हाट आर टीम्स। तो अगर हम देखें ना, तो हमें पता चलेगा कि जो रिफ्लेक्शन हो रही होती है ना ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक पर, तो उसमें जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होता है वो सोचता है कि कैसे हम फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके पास क्वेश्चन क्या आएगा कि टीम होनी चाहिए, कि उसको यकीन होना चाहिए कि टीम है जो कि उसे फुलफिल करवा सकती है उस फ्रेमवर्क को। तो टीम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टीम में होता क्या है, इसमें एक से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, यानी ग्रुप ऑफ पीपल होता है।
टीम जो होती है उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, और ये जो कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है वो अचीव कर रहे होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये म्यूचुअली अकाउंटेबल हो रहे हैं फॉर वर्क। इनमें सोशल एंटिटी हो रही होती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स को क्या चाहिए कि वो समझें इस बात को कि ग्रुप और टीम को हम कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं, उनका रोल क्या है स्कूल के अंदर। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी टीम्स होती हैं ना वो सारी ग्रुप होती हैं, लेकिन याद रखिएगा पूरे ग्रुप टीम नहीं होते। लाइक इट्स ट्रू टू से दैट ऑल टीम्स आर ग्रुप बट ऑल ग्रुप्स आर नॉट टीम, याद रखिएगा। अब कुछ ग्रुप्स होते हैं उन्हें लोग असेंबल कर रहे होते हैं एक ही प्लेस के अंदर, कॉमन गोल होता है, म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी होती है। ऑन द अदर हैंड जो टीम्स होती हैं वो उनके पास टास्क होता है इंटरडिपेंड, मतलब उसमें हम बात करते हैं कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो रिलाई करते हैं ग्रुप मेंबर्स पर, और कुछ होते हैं जो कि खुद से काम कर रहे होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि हर टीम ग्रुप होती है लेकिन हर ग्रुप टीम नहीं बन सकता। नेक्स्ट आपके पास आता है कि जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशंस होती हैं उनके अगर हम फैक्टर्स देखें जो कि इम्पोज किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो होता है इजी टू इम्प्लीमेंट, टास्क इंटरडिपेंडेंसीज, शेयर कॉमन इनपुट, प्रोसेस और आउटकम। अगर हमसे कहा जाता है कि टीम साइज क्या होना चाहिए, देखें जो स्मॉलर टीम होती है वो बेटर होती है, बट जो लार्ज इनफ होती है वो अकम्प्लिश कर सकती है टास्क को। इसमें टीम कंपोजिशन देखा जाए तो क्वेश्चन आता है कि हु आर द टीम मेंबर्स। तो सेकंड इसमें फर्दर थोड़ा किया जाता है कि आया वो सारे मेंबर्स हैं वो स्पेशलिस्ट हैं या उनके पास वेल स्किल्स हैं। कुछ टीम्स होती हैं वो होमोजीनियस टीम्स होती हैं, लाइक सम टीम्स आर होमोजीनियस एंड सम आर हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस टीम क्या हैं? होमोजीनियस टीम जो होती है उनमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन शो कर रहा होता है, उसमें हम वर्किंग देख रहे होते हैं बेटर हो रही होती है। एंटिटी के अगर डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो अपने ओन पे उस पर इंक्रीज कर रहे होते हैं, इसमें हायर डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है और कंसिडर लेस कम्प्लेक्स ये प्रोसेस होता है होमोजीनियस का। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं, लेकिन मैं इसे हाईलाइट कर दूं क्योंकि ये थोड़ा इशू कर रहा था, हेट्रोजीनियस की। तो हेट्रोजीनियस के अंदर अगर हम देखें तो इसमें ना जो ग्रुप के अंदर जो इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं ना वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे होते, लाइक वो एज अ टीम वर्क नहीं कर रहे होते, वो उनमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जा रहे होते हैं। वो सारे जो होते हैं वो समझते हैं कि हम जो बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, जो सामने वाला बताया वो गलत है। सो वो होता क्या है कि काम करने की रफ्तार कम हो जाती है। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं कि हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस जो होते हैं ना ये क्रिएटिव होते हैं नेचर के अंदर, लेकिन ये बहुत कम्प्लेक्स होता है, ऐसे लोगों को हैंडल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, समझ नहीं आता किसको किस तरह लेके चला जाए। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है 164। अब टीम डेवलपमेंट करें तो स्टेजेस देखेंगे। देखें अभी हमने बात की ना कि टीम जो होती है उसमें ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ काम कर रहे होते हैं, लाइक उनके वो मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से होके आ रहे होते हैं, उनकी फंक्शनिंग सेम हो जाती है, वो स्टेजेस को डायग्रामेटिकली डिफाइन कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब जब हम ग्रुप डायनामिक की बात करते हैं ना तो हमने बात की कि स्टेजेस लेके आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग है। अब जो उसकी पहली स्टेज है यानी इनिशियल स्टेज ऑफ फंक्शनिंग है वो है फॉर्मिंग, याद रखिएगा फर्स्ट स्टेज या इनिशियल स्टेज जो है वो फॉर्मिंग है। इसमें ग्रुप जो होता है वो इकट्ठा होता है, इसमें उन्हें एक दूसरे के बारे में जानकारी मिलना शुरू हो जाती है, लाइक वो एक दूसरे के बारे में जानना शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ टीम जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, टीम बिल्डिंग कर रहे होते हैं, उन्हें सेट कर रहे होते हैं टोन कि किस तरह ऑपरेट किया जाएगा इस ग्रुप को। सेकेंड स्टेज होती है स्टॉर्मिंग। फर्स्ट हमने कर ली फॉर्मिंग, देखिए आसान से है फॉर्मिंग, और सेकंड है आपके पास स्टॉर्मिंग, एस लगा दिया और स्टॉर्मिंग कर दिया। अब ये क्या करती है, अब इसमें ये होता है कि देखा जाता है, देखें जब ग्रुप्स बन रहे होते हैं मुस्लिम नज़रियात के लोग मिल रहे होते हैं तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना उसे दूर किया जाता है सेकेंड स्टेज पर। इसमें होता क्या है कि ताकि अचीव किया जा सके सर्टेन गोल, सब पूरा कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि आपने इस तरह चलना है। सो वो उस स्टेज पे आके वर्क स्टार्ट कर देते हैं। अब जो
बताया गया कि जब एक ग्रुप पास करता है ना स्टॉर्मिंग स्टेज को, तो सेकंड वो क्या बन जाता है, वो नॉर्मिंग स्टेज पे आ जाता है। यानी कि कहा गया कि जब ग्रुप पास कर देता है स्टॉर्मिंग स्टेज को, तो सेकंड स्टेज उसके पास आ जाती है नॉर्मिंग स्टेज, यानी कि हम फर्दर आगे आगे मूव कर रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो इंडिविजुअल रोल्स होते हैं वो क्लियरली डिफाइन कर दिए जाते हैं, लोगों को बता दिया जाता है कि उनका क्या रोल है इस ग्रुप के अंदर और किस तरह वर्क करना है, और बताया जाता है कि फंक्शनिंग टीम के अंदर अगर वो रहेंगे तो वो किस किस को ओबे करेंगे और अकॉर्डिंग टू दैट सारा काम करेंगे। अब जब हम देखते हैं कि वो ये सारे प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, तो फोर्थ स्टेज जो आती है वो ट्रांजिशन की आती है। ट्रांजिशन के अंदर अगर हम देखें तो ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरफ मूव करती है। हर दफ़ा ऐसा होता है कि ग्रुप के अंदर जब फंक्शनिंग हो रही होती है ना, उसकी फंक्शनैलिटी के बेस पर चेंजेस लाई जाती हैं। लाइक हम अगर फंक्शनैलिटी के बेस पर चेंजेस लाएंगे तो हम इसे कहेंगे कि वो टेंड टू मूव बैकवर्ड। अगर उसकी जर्नी बैकवर्ड और फॉरवर्ड के दरमियान है तो ये टेम्परेरी ग्रुप कहलाता है। लाइक इसमें हम क्या करते हैं कि लोग इस ग्रुप में शामिल हो रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, यानी कि वो पर्टिकुलर टास्क करके ना कंप्लीट निकल जाते हैं, देन वो उसमें दोबारा से नए लोग ऐड हो जाते हैं। इसके बाद ये आपके पास जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो है एडजॉर्निंग स्टेज। अब इस स्टेज के अंदर होता क्या है कि मेंबर्स को ना एडजॉर्न किया जाता है। लाइक मेंबर्स जो होते हैं, ग्रुप मेंबर्स होते हैं, वो लीव कर देते हैं ईच अदर को। लाइक इसमें हम कह सकते हैं कि ग्रुप ख़त्म हो गया, एडजॉर्न हो गया यानी ख़त्म हो गया। अब इसमें होता क्या है कि सारा ग्रुप ख़त्म हो गया। टीम नॉर्म्स। अब टीम नॉर्म्स क्या है आपके पास, देखिए जब हम बात करते हैं ना टीम नॉर्म की, तो इसमें हमारे सामने आया कि देखा जाता है इसमें कि इंडिविजुअल ने किस तरह एक दूसरे से सीखा, अपने रोल किस तरह उन्होंने अचीव किए, उन्होंने आइडेंटिफाई कितनी अपनी कम्युनैलिटीज़ को किया, यानी कॉमन थिंग्स को आइडेंटिफाई किया। अब ये जो कॉमन थिंग्स थी इन टर्म ऑफ हाउ दे वर्क और एक्सपेक्टेशंस ऑफ वर्किंग टुगेदर। अब ये जो स्टेज होती है ग्रुप के अंदर, लोग इसमें सीखते हैं कि दूसरों की साथ कैसे वर्क करना है, दूसरों की बात को अहमियत कैसे करनी है, यानी कि कैसे दूसरों की वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करना है, उनके असम्पशंस को सुनना है। बस ये आता है की पॉइंट है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशंस का, कि वो देखते हैं कि किस तरह हम फर्दर मूव करेंगे। यानी कि अभी तक हमने देखा कि टीम आप जब एक साथ बनाते हो, उसके नॉर्म सेट कर देते हो, उसकी स्टेजेस कंप्लीट हो जाती है, तो देखा जाता है कि आइडियाज़, सपोर्टिव आइडियाज़ क्या हैं, हम किस तरह अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, कितना वर्क कितने टाइम पे किया जाएगा तो हम अच्छे से कर सकेंगे, अपने अचीव कर सकेंगे गोल को। टॉपिक 165 है आपके पास, टीम कोहेसिवनेस एंड परफॉर्मेंस। अब जो फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे होते हैं, जो इम्पैक्ट कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक्स को, उसके अंदर हम देखते हैं कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि टीम कोहेसिवनेस कैसे है, किस तरह एक इंडिविजुअल मेंबर जो है वो परफॉर्म कर रहा है टास्क अकेले और विद इन अ टीम। तो हम देखते हैं कि जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होता है वो खुद को फिट करता है टीम के अंदर, यानी टीम कोहेसिवनेस के अंदर, और इन टर्म ऑफ टीम कोहेसिवनेस, जिसके अंदर हम सिंपल मॉडल्स को देख रहे होते हैं। टीम कोहेसिवनेस जो होता है बेसिकली ये बेस करता है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ टीम और द वे टीम वर्क। इसमें देखा जाता है कि इंडिविजुअल मेंबर ऑफ टीम कितनी सिमिलरिटीज़ हैं, टीम का साइज़ क्या है, किस तरह वो एक्सटर्नल चैलेंजेस को कॉप कर रहे हैं। अब जो इंटरेक्शन और होता है ना टीम मेंबर्स का, वो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट होता है। अब जो कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि मेंबर शेप अप करते हैं कोहेसिवनेस एंड लेस इंटरेक्शन, जो टीम जो होती है वो डिसजॉइंट हो जाती है। अब जो टीम साइज होता है, हमने बात की कि टीम साइज को भी देखा जाता है, तो टीम साइज जो होता है उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है टीम कोहेसिवनेस के अंदर। अगर स्मॉलर टीम है तो उसका कोहेसिव जो है वो इंक्रीज है, अगर लार्जर टीम है तो वो थोड़ा कम होगा, यानी वाइस वर्सा इसमें हम चलेंगे। टीम परफॉर्मेंस। अब टीम परफॉर्मेंस को देखा जाए तो हमें पता चला कि टीम नॉर्म्स के ऊपर अगर हम देखें ना तो टीम परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज करता है। लाइक हम इसमें देखते हैं कि एजुकेशन एनवायरनमेंट के बिहाफ पे देखा जाए तो
एविडेंट हो जाता है कि जो टीम नॉर्म्स होते हैं वो सपोर्ट किए जाते हैं स्कूल गोल्स को, यानी टीम नॉर्म के अंदर हमें सपोर्ट किया जाता है स्कूल गोल्स को, जो कि हाईली कोहेसिव टीम्स बनाते हैं जिनके अंदर हाई टास्क परफॉर्मेंसेज हो रही होती हैं। टीम नॉर्म्स और इंटेक्शंस जो होते हैं वो पोस्ट किए जाते हैं स्कूल्स की तरफ से, जिसके अंदर से परफॉर्मेंस जो होती है वो लो हो जाती है। अब इसकी डिसफंक्शनैलिटी को देखा जाए ना तो बिटवीन टीम नॉर्म्स, तो ये बहुत नेगेटिवली इम्पेक्ट कर रही होती है टीम कोहेसिवनेस और उसकी परफॉर्मेंसेस को। अगर इसमें हमारे पास इतना इम्पोर्टेंट कुछ नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास 166 टास्क इंटरडिपेंडेंसीज। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसके अंदर हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स को रिफ्लेक्ट करवा रहे होते हैं इन टर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द टीचर, फॉर पर्सपेक्टिव ऑफ टीचर, कि उसे टू अंडरस्टैंड कि टीम है क्या, उसका काम क्या है, उसका काम क्या है और उसका असर क्या होगा उस टीम पर। अब जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो डिसकंस्ट्रक्ट या यूँ कह लें कि डीकंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी आइडेंटिटी को पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर। जो टास्क दिए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टीचर जो होती है वो डिपेंड करती है दूसरों पर या एक दूसरे पर वो डिपेंड कर रही होती है फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ और अदर पीपल वर्क। लेवल ऑफ अगर टास्क इंटरडिपेंडेंसीज का देखा जाए तो इसके लेवल जो होते हैं हाई और लो होते हैं। हाई कब है जब टीम जो है वो आसानी से कोहेसिवली फंक्शन कर रही है वर्क को। टास्क इंटरडिपेंडेंसीज को हम व्यू करते हैं एज अ रेसिप्रोकल। याद रखिएगा, टास्क इंटरडिपेंडेंसीज को हम व्यू करते हैं एज अ रेसिप्रोकल। हाई कब होती है जब कोहेसिवली टीम फंक्शन कर रही होती है। अब जब हम रेसिप्रोकल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मेंबर ऑफ टीम जो होता है वो बात करता है, सबके साथ डिस्कस करता है मैटर। तो ये जो पूरा अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट हो रही होती है इसे हम कहते हैं कि रेसिप्रोकल इंडिपेंडेंसीज है। जब टास्क इंडिपेंडेंसीज को हम बात करते हैं ऑन अ लो लेवल, यानी इज क्वाइट लो, जब हर मेंबर जो होता है इंटरेक्ट कर रहा होता है दूसरी मीडियम और दूसरी रिसोर्सेज या दूसरे रिसोर्स पर्सन को, लाइक इसमें कोई डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती इंडिविजुअल मेंबर ऑफ टीम के अंदर, तो इसे हम कहते हैं कि ये आपके पास लो पे चला। अगर हम मिडिल ग्राउंड की बात करते हैं तो हमने इंडिपेंडेंसीज को सीक्वेंस कर दिया। अब इसमें हुआ क्या कि जो मेंबर्स थे ना, इंडिविजुअल मेंबर्स थे ना ग्रुप के, वो रेफर कर दिए गए सर्टेन अदर मेंबर ऑफ टीम। सो चेन इज फॉर्म, चेन बना दी गई। अगर टीम कंपोजिशंस की बात की जाए तो वो इम्पेक्ट करती है इंटरडिपेंडेंसीज को, जिसके अंदर अफेक्टिव टीम जो होती है वो होती है जिसके अंदर लोग जो होते हैं वो नॉट ओनली विलिंग बट एबल टू कम्युनिकेट, यानी कि वो सिंपल इस काम को करने के ना जिम्मेदार, लेकिन वो एबल हो, लाइक वो कर सकते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि वो फोकस करते हैं 5CS पर। अब पर्टिकुलर अब अगर हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के अंदर 5CS देखें तो वो है क्या, यानी कि 5 C's। 5 C's हैं क्या? फर्स्ट है कोऑपरेटिंग, सेकंड है कोऑर्डिनेटिंग, थर्ड वन इज कम्युनिकेटिंग, फोर्थ वन इज कंफर्टिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग। अगर टीम इंडिपेंडेंस डिपेंड करता है ना नंबर ऑफ फैक्टर्स पर, तो वो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हैं? इंटरपर्सनल, नॉलेज एंड ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल्स, एप्रिशिएट बिहेवियर, लर्निंग टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, नहीं समझ आता तो मुझसे पता कर लिया करें। और जिन लोग मुझे कह रहे थे ना कि एक इम्पॉर्टेंट बात, हम टॉपिक 67 में शुरू करने से पहले स्किप मत कीजिएगा। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी हैंड आउट्स गूगल पे मौजूद नहीं होते। सो मैं तब आप लोगों को कहती हूँ कि मुझे आप हैंड आउट्स मेल कर दें। मेल करने का तरीका बहुत आसान होता है। हैंडआउट्स पे आप जब क्लिक करते हो ना तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ कि शेयर किस तरह की जाती है। सो उसी पे ले जाते हैं, आप लाजमी वो वीडियो देखिएगा। टॉपिक 167, अगर हम बिहेवियर की बात करते हैं ना, बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें पता चला कि बिहेवियर जो होता है वो डायनामिक होता है। लाइक इसमें हम देखते हैं कि टीम किस तरह बिहेव कर रही है एजुकेशनल सेटिंग के बिहाफ पे, और वो कितनी पोटेंशियल है कि उसके पास पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। अब जो बिगेस्ट फैक्टर होता है ना वो लाइक
ग्रुप थिंकिंग। तो इसमें हम जब इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ग्रुप की बात करते हैं तो वो स्ट्रांगली कोहेसिव होते हैं, लाइक वो फोकस कर होते हैं टास्क पर, उनकी सोशल आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप और दैट इंडिविजुअल विल नॉट क्वेश्चन द एक्टिविटी ऑफ द ग्रुप। लाइक इसमें होता ये है कि उनके पास ना एक सोशल आइडेंटिटी होता है कि हर वो इंडिविजुअल जो बात कर रहा है ना, जो एक्टिविटी हो रही है उस पर क्वेश्चन नहीं करेगा, वो नहीं देखेगा, वो उस वक्त तक क्वेश्चन नहीं करेगा जब तक अचीव नहीं कर लेता ऑब्जेक्ट्स को। अब जो बैरियर्स होते हैं इसके दरमियान वो प्रिवेंट कर रहे होते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स को कि वो अंडरटेक करता है किसी भी सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्शंस को, बिकॉज देखो वो चैलेंज कर रहा होता है ना ग्रुप को कि वो एक्सटेंड कर सकता है, बट वो वहाँ पे कोप नहीं कर पा रहा होता, यानी कि उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा होता। जब हम बात करते हैं ना ग्रुप थिंकिंग की तो हम देखते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप व्यू पाए जाते हैं। अब इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ग्रुप जो है वो स्ट्रांगली कोहेसिव हो सकता है, नो सिंगल आइडेंटिटी को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मतलब कभी कभी होता है ना ग्रुप में डोमिनेंट लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो जो डोमिनेंट होते हैं वो ज़्यादातर अपने लीडर की बात नहीं सुन रहे होते, वो ब्लॉक बना देते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बना देते हैं, सो इससे काफ़ी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आपको बताया गया था कि जब लोग प्रोटेक्टिव ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी बन जाते हैं ना तो उनके पास ना सर्टेन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जिन्हें वो होल्ड रखते हैं, लाइक वो सिंपली रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर कर रहे होते हैं, वो इट वुड चैलेंज ग्रुप आइडेंटिटी। तो होता क्या है कि उससे वो चैलेंज कर रहे होते हैं ग्रुप आइडेंटिटी को। ग्रुप नॉर्म और सोशल आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल मेंबर जब देखें ना तो ऐसे मेंबर्स होते हैं उससे काफ़ी अफेक्ट कर जाते हैं, और उसमें आप अगर देखो तो वो एक रिस्क प्रोड्यूस हो जाता है, लाइक डायनामिकली हम अगर बात करते हैं ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं उन्हें रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स को चाहिए कि वो ऐसे इंसानों की निशानदेही करें और उनके साथ वर्क करें विद एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और टीम जो हो वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वर्क कर रही हो। टॉपिक 168 है आपके पास रिफ्लेक्टिंग ऑन मोटिवेशन। ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो फोकस करते हैं कि किस तरह इंडिविजुअल को मोटिवेट करना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए, किस तरह टीम वर्क करवाना है उनसे। द हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट इन अमेरिका, तो आपके पास यहाँ पे हाथॉर्न का एक एक्सपेरिमेंट शो किया गया था अमेरिका के अंदर, जिसके अंदर डेमोन्स्ट्रेट किया गया था कि वर्क प्लेस जो होते हैं वो एसेंशली सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि अफेक्ट कर रहे होते हैं क्वालिटी और आउटकम ऑफ वर्क को। अगर आप उन्हें मोटिवेट करते हो तो वो जल्दी से अचीव कर लेते हैं अपनी अचीवमेंट को, यानी कि वो अचीव कर लेते हैं अपने गोल को। अंडरस्टैंड आपको मोटिवेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्लियरली। मैस्लो हेर्शी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें उसने आइडेंटिफाई किए थे डिफरेंट लेवल ऑफ मोटिवेशन, जिसमें हमने बेसिक लेवल से लेवल ऑफ द बॉटम, जिसमें हम मूव करते हैं बेसिक लेवल ऑफ बॉटम, जहाँ पे हर मेंबर ऑफ टीम जो होता है वो स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे फोकस कर रहा होता है, उसकी बेसिक नीड होती है, जिसके अंदर इंडिविजुअल जो होता है वो बेसिक नीड के बिहाफ पे जाता है, लाइक लुकिंग बियॉन्ड द बेसिक नीड और लुकिंग एट फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ द मोटिवेशन। अब जो लोग होते हैं जो मोटिवेट करते हैं और डीमोटिवेट करते हैं किसी भी इंसान को एट अ डिफरेंट टाइम, जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होता है उसे कंसिडर करना चाहिए कि लोग कैसे मोटिवेट होते हैं। लाइक हम कह सकते हैं कि इसके लिए उसे सर्टेन एजम्पशंस लानी चाहिए अपने बिहेवियर के अंदर। देखिए जब हम पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फिलॉसफीज पाई जाती हैं, लाइक इनमें मोटिवेशन जो होती है वो एक चॉइस के तौर पर हो जाती है कि आप कितना डिपेंड करते हो अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट, मतलब ऑन द अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ दैट मोटिवेशन। कुछ मोटिवेशन फैक्टर्स जो होते हैं वो फंडामेंटल होते हैं, वो प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, लाइक हाईली डिपेंडेंट होते हैं। मोटिवेशंस को अगर हम बात करें तो मोटिवेशन को हम व्यू कर सकते हैं एज अ सेल्फ रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें सर्टेन डिग्री पाई जाते हैं जिनके अंदर इन्फ्लुएंस किया जाता है वर्क एनवायरनमेंट को। सेल्फ रेगुलेटेड टीचर जो होते हैं ये वो लोग होते हैं जो कि अवेयर होते हैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पर। सेल्फ रेगुलेटेड टीचर जो होते हैं वो सोचते हैं कि क्या आज करवाना क्या है, या यूँ कह लें कि आर आल्सो एबल टू थिंक अबाउट द वे दे थिंक। ऐसे लोग जो खुद पे कंट्रोल रखते हैं, खुद को वो जानते हैं कि वो क्या चीज़ कर सकते हैं।
अब ऐसे लोग जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं मेटाकॉग्निशन सेंसेस को। उनमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स पाए जा रहे होते हैं जिनके अंदर सक्सेस फेलियर्स के बारे में बात होती है। उन्हें अपने ऊपर पूरा कंट्रोल हासिल होता है। अब जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो उसने 3 हमारे पास क्रिटिकल डायमेंशंस शो किए थे। कैरेक्टर ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। अब सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ जजमेंट, सेल्फ रिएक्शंस। जब हम सेल्फ ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं तो ये रेफर करता है डेलिब्रेट मॉनिटरिंग ऑफ वंस एक्टिविटी। इसके अंदर हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग फ्रिक्वेंसीज को, ड्यूरेशंस को, क्वालिटी ऑफ बिहेवियर को। सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो एम करता है कि क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ परफॉर्मेंसेस को। सेल्फ ऑब्जर्वेशन के अंदर हम बात करते हैं हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन की। इसके अंदर हम देखते हैं कि प्रैक्टिशन जो होता है वो हाई डिग्री ऑफ मोटिवेशन पे जाता है, जिसके अंदर वो रियलाइज़ करता है कि प्रिपरेशन हैबिट्स क्या हैं, वो प्रिपरेशन हैबिट्स जो कैसे उसकी परफॉर्मेंस को पूर कर रही हैं। सेल्फ जजमेंट जो होती है ये रेफर करती है एवुलेट करते हैं आप इसमें अपना ही परफॉर्मेंसेस को। इसमें आप एवुलेट कर रहे होते हो, सीख रहे होते हो कि कैसे एवुलेट करनी है अपनी परफॉर्मेंस लेवल को। देन आप इसमें कंपेयर कर रहे हो विद गोल टू द गोल लेवल। और सेल्फ रिएक्शन जो होते हैं वो रेफर करते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशंस के अंदर। अगर हम देखें कि वो किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं इवेंट्स। अब ये इवेंट्स जो होते हैं क्लासरूम के अंदर हो रहे होते हैं। अब इसमें वो बिहेवियर और कॉग्निटिव बिहेवियर दोनों के बिहाफ पे चल रहे होते हैं। टॉपिक 169 आपके पास आता है पीर मॉनिटरिंग। अब पीर मॉनिटरिंग के अंदर अगर हम देखें तो इसमें एजुकेशनल एनवायरनमेंट पाई जाती है जिसके अंदर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशंस यूज़ हो रहे होते हैं। वो मॉडल और मेंटोर की बात करते हैं जिसमें रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं। पीर मॉनिटरिंग जो है ये यूज़फुल स्ट्रेटजी है जिसके अंदर हम रिफ्लेक्शंस की बात करते हैं। पीर मॉनिटरिंग के अंदर आप शेयर करते हो रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर एंड कोलीग, जिसके अंदर आप गिविंग और रिसीविंग इन टर्म ऑफ नॉलेज इन्फॉर्मेशन। पीर मॉनिटरिंग जो है इक्वल रिलेशनशिप बनाता है बिटवीन टू प्रोफेशंस। अब जब हम बात करते हैं पीर मॉनिटरिंग की तो हम देखते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि फिट करती है नीटली इनटू फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप। जो कि इंडिविजुअल जो होता है वो उसके उस रिलेशनशिप उस फ्रेंडशिप को इजीली कंडक्ट कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली जो मॉनिटरिंग हो रही होती है ना वो ओवरलुक्ड हो जाती है। नेचर ऑफ रिलेशनशिप देखे जाते हैं इंडिविजुअल के दरमियान हैं क्या, उनके अंदर देखा जाता है कि फुल पोटेंशियल आया उन्होंने अचीव की या नहीं। पीर मॉनिटरिंग के अंदर प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो होते हैं वो सिंपल दो फ्रेंड्स की चैटिंग नहीं होते। इसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसकी अगर हम बात करते हैं तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं विद फ्रेंड्स, विद समवन यू कैन ट्रस्ट, व्हाट यू नीड टू डू टू पुट इट टाइम असाइड। तो इसमें होता क्या है कि ये कभी कभी वंस अ वीक और होता है, वंस अ मंथ और होता है। हम इसमें एक्चुअली बात कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं अपने आइडियाज़ को अबाउट एक्सपीरियंस। जनरल डिस्कशंस हो रही होती है पीर मॉनिटरिंग के अंदर। अब जनरल डिस्कशन जो होती है वो एक्चुअली दो लोगों के दरमियान बात करने को हम कहते हैं, जिसके अंदर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो बहुत गुड और पावरफुल क्वेश्चंस अरेज करते हैं। इसके बाद ही आपको बेनिफिट्स बताए गए थे पीर मॉनिटरिंग के। बेनिफिट्स क्या हैं, इसमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड सपोर्ट आ जाती है, कंट्रीब्यूट टू वर्क सक्सेस आ गया, कंट्रीब्यूट टू रिलेशनशिप नेटवर्किंग आ गई, कंट्रीब्यूट टू सेंस ऑफ कम्युनिटी आ गई, कल्चर सक्सेस आ गई। जब हम बात करते हैं रिसर्च की, व्हाट रिसर्च सेज अबाउट पीर मॉनिटरिंग, तो इसमें हम देखते हैं कि इंडिविजुअल एकेडमिक सेल्फ एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। जब हम सेल्फ एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिकेसी की हम बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं इन टर्म ऑफ देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। इसमें हम लार्जर डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। अब इसमें फर्दर हमें बताया गया था कि पीर मॉनिटर्स का रोल क्या है। लिसन टू रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशन, शेयर एक्सपीरियंस, वर्क टुगेदर टू फॉस्टर टीचर स्किल्स, वर्किंग इन अ स्कूल। फर्दर अगर हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशंस का रोल देखें तो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रही होती है, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशंस के दरमियान बात हो रही होती है, इसमें शेयर आइडियाज़ किए जा रहे होते हैं, फीडबैक किए जा रहा होता है। टॉपिक 170। उम्मीद है कि आपको अभी तक सारा कुछ समझ आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मॉनिटरिंग स्किल पार्ट 1। अब इसमें हम बात करते हैं एजुकेशन एनवायरनमेंट की, जिसके अंदर हमें पता होता है मॉडल और मेंटोर क्या है, लाइक इसमें कितना यूज़फुल है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशन के अंदर। मेंटोर जो होते हैं, अगर हम मेंटर की बात करते हैं तो वो इसमें हम इम्पोर्टेंट इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये प्रोवाइड करता है मेंटोर आपका सपोर्ट गाइडेंस। अब ये सपोर्ट और गाइडेंस जो होती है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर होती है। मेंटोर जो होता है ये डेमोस्ट्रेट कर होता है एम्प्लॉयज़ रिकग्निशन नॉलेज को, इसमें स्किल्स और एबिलिटीज़ ऑफ द मेंटी की बात की जा रही होती है। मेंटोर अगर हम बात करें तो क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज देखें इसमें एक तो ये हेल्प कर होता है इंडिविजुअल्स का, दूसरा वो उसकी स्किल्स को डेवलप कर रहा होता है, और स्किल्स की डेवलपमेंट के अंदर वो क्रिटिकल थिंकिंग ला रहा होता है कि किस तरह वर्क किया जाएगा और किस तरह सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस इन टर्म ऑफ देयर वर्क आएगी बच्चों के अंदर। जब न्यू टीचर जो होता है वो ज्वाइन करता है स्कूल तो मेंटोर जो होते हैं वो हेल्प करते हैं कि कैसे आपने अपनी जॉब को एक्सलेमेटाइज करना है, लाइक इसमें आप स्कूल कल्चर को किस तरह क्विकली अडॉप्ट कर सकते हो। मेंटोर का एक और काम ये होता है कि वो हेल्प करता है टीचर्स की कि वो फील मोर इन टच सोशली एंड प्रोफेशनली इन टर्म ऑफ कल्चर एंड सोशल एनवायरनमेंट। जब मेंटोर की हम बात करते हैं तो वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशंस की तरफ चलता है, तो वो प्रोएक्टिव हो जाता है अपने वर्क को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मेंटोर। मेंटोर की अगर हम बात करते हैं तो इसका रोल लाइक ऑफ कोच। कोचिंग का क्या मतलब है, देखें कोचिंग जो है वो एक पार्टनरशिप होती है कुलीग और कुलीग के साथ, लाइक जिसके अंदर एक मेंटोर होता है जो कि हेल्प कर रहा होता है बाकी लोगों की कि वो किस तरह अपनी प्रैक्टिस एंड डेवलपमेंट स्किल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, कैसे वो अपनी जॉब और परफॉर्मेंस को इंगेज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इसमें हम कह सकते हैं कि इट्स ऑल अबाउट पासिंग ऑन लर्न बिहेवियर। अब मेंटोर जो होता है वो एक्सपीरियंस करता है प्रोडक्टिव अप्रोच को, उसमें वो आइडेंटिफाई करता है कुछ बिहेवियर्स को, जो कि ये वो बिहेवियर्स होते हैं जिनके अंदर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशंस जो होते हैं उनके लिए बेनिफिट्स पाए जाते हैं। अब मेंटोर जो होता है वो हेल्प करता है लाइक लर्निंग अबाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि न्यू बिहेवियर जो है वो रिप्लेस करके इनअफेक्टिव इनअप्रिशिएट बिहेवियर से उसे हम रिप्लेस करते हैं न्यू बिहेवियर को। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और होता है इस पर। जब हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की बात करते हैं तो फीडबैक के अंदर हमारे पास आया कि क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज also about how the reflective practitioner receive information, certain pieces of information। अब जब हम बात करते हैं तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशन जो होते हैं उनका क्या काम होता है, वो हर एक की बात का लिसन करते हैं केयरफुली ताकि वो डेवलप कर सके स्किल्स को प्रोफेशनली। और मेंटोर जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है बेनिफिट्स को कि आप कैसे अपने इम्प्रूव कर सकते हो बिहेवियर को, आप कैसे बैलेंस कर सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक की तरफ। ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।